नमस्कार, जन्नू खेजी लाइव से मैं अंशुमान राय, नारी शक्ति के दूसरे सीजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काशी की जानी मानी गायकोलॉजिस्ट दिव्या अग्रवाल जी से और जानेंगे इनके जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं के बारे में। मैम, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, प्रारंभिक पढ़ाई वगैरह? मैं मिर्ज़ापुर की हूँ और मैंने वहीं से पढ़ाई की है और मेरा जो है कि 12th के बाद ही तुरंत ही सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैंने कोचिंग भी नहीं की थी। लकीली मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ट्राई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया पीजी में, यूपीसी पीएमटी में। आपको कब ये लगा कि हमें महिला चिकित्सक बनना है? हाँ, मैं एक्चुअली कभी कभी मम्मी के साथ मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, मम्मी दिखाने जाती थी किसी को, तो मैं वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट को देखती थी, लेडी डॉक्टर्स को देखती थी, तो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था वो कितनी सेवा करते हैं और कितने लोगों का काम करते हैं, कितने लोग सक्सेस होता है, चाहे वो डिलीवरी हो, जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, उनको ट्रीटमेंट से जो होता है संभव हो जाता है, बच्चे होते हैं। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी डॉक्टर बनूँगी। जब आपने करियर शुरू किया और अभी महिला चिकित्सा में क्या क्या चीज़ें बदली हैं? पहली बात तो मैंने देखा है कि भाई आज पहले के जो था अपनी जो प्रैक्टिस है और आज के प्रैक्टिस में थोड़ा तो फ़र्क है, क्योंकि पहले जो पेशेंट्स आते थे वो गूगल और ये सब चीज़ें नहीं करते थे, तो डॉक्टर्स पे ही पूरा उनका फेथ रहता था। जो डॉक्टर्स बताते थे वो पेशेंट्स पूरी तरह फॉलो करते थे। आज थोड़ा अच्छी बात भी है कि गूगल की वजह से और पेशेंट्स वेल रेड रहते हैं, उनको हर सारी चीज़ें अवेयर भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें उनको पहले से पता भी होती है और उनको आपको अच्छे से काउंसिल करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी वो परेशानी भी हो जाती है क्योंकि वो उनको आधी अधूरी नॉलेज मिलती है जिससे उनको समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले से ज़्यादा अवेयर होने की वजह से थोड़ा ईजी भी रहता है। तो दोनों ही चीज़ हैं, इसमें तो फ़र्क भी पड़ा है। प्लस मैंने देखा है कि पहले के कंपेरेटिवली जो बीमारी, जैसे 15 साल पहले जो प्रैक्टिस थी और जो बीमारियां थी उसमें भी मैंने चेंज देखा है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बांझपन जैसे इनफर्टिलिटी का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे उसके कारण बहुत हैं, जैसे लेट मैरिजेस होने लगी हैं, पहले से खान पान में बदलाव होने लगा है, स्ट्रेस इतना है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी रीज़न है उसके वजह से देखा है कि इनफर्टिलिटी का रेशियो भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन साथ में ये भी है कि मतलब पेशेंट अवेयर भी हो गए हैं, पेशेंट तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं। जैसे पहले अगर इनफर्टिलिटी होता था तो घर के लोग मतलब मरीज जो था डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते थे, वो अपना भाग्य मान करके बैठे रहते थे। लेकिन आज सब डॉक्टर्स को विजिट करते हैं और साइंस भी इतना एडवांस हो गया है, तरह तरह के इलाज भी संभव हो गए हैं, जिसके वजह से अधिकतर महिलाओं को उसका इलाज का फ़ायदा भी मिलता है और प्रेगनेंसी भी रुकती है। मार्च शिशु मृत्यु दर जो है पहले की अपेक्षा कितनी घटी है आपको लगता है? हाँ, पहले से जो है कि ये मैटरनल मॉर्टेलिटी जो हम लोग बोलते हैं, मातृत्व शिशु जो मृत्यु दर है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब जो सरकार भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। और पहले जो सरकारी अस्पताल में और जो पीएचसी सेंटर्स हैं वहाँ किसी भी तरीके की सुविधा ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब हर तरह की सुविधा अच्छे सरकारी अस्पताल में भी मिलती है। प्राइवेट में तो सुविधा पहले भी से भी थी, और फिर पहले से ही जो है कि जो पेशेंट्स होते हैं, गर्भवती महिलाएं जो हैं, वो समय से ही डॉक्टर के पास विजिट करती हैं। पहले से ही जैसे खून बढ़ाने की दवा है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कराना, ये सारी चीज़ें समय समय पर होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस जो हम लोग पहले देखते थे कि बहुत ज़्यादा खून की कमी, जैसे एनीमिया, सीवियर एनीमिया, या बहुत ज़्यादा अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना आखिरी समय पे, जिसके वजह से मरीज को झटके आना, ये सब मेजर कॉज होते थे डेथ के लिए। और प्लस इसके साथ में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा कारण होता था मृत्यु का जो होता है कि डिलीवरी के बाद, वो होता था पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें महिलाओं की जो है कि पैदाइश के बाद एकदम से ब्लीडिंग रुक नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से महिला की मृत्यु हो जाती थी। उसका भी रेशियो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिसिन भी आ गई हैं, इंजेक्शन्स आ गए हैं, जो उसके वजह से जो है खून का रिसाव कम हो जाता है और जो है पीपीएच की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पहले के कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो जो है कि मात्र जो है ये मृत्यु दर काफ़ी कम हुआ है पहले से। आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई? हाँ, मैं रोटरी इनोव्हील से जुड़ी हूँ, प्लस हमारी फॉक्सी सोसाइटी जो है, गायनी सोसाइटी, वो भी काफ़ी समाज के लिए करती रहती है और काफ़ी इसमें रिसर्चेस चलते रहते हैं, इसमें मैं जुड़ी हुई हूँ।
आपको कैसे लगता है पारिवारिक तालमेल कैसे बैठा पाती हैं ये? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेशली हम लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं उनका काम हमेशा इमरजेंसी का होता है, तो थोड़ा तो मुश्किल होता है हम लोगों ने के लिए जो है परिवार और जो है कि कार्य के बीच में सामंजस्य बैठाना। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी मतलब आदत पड़ जाती है, और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के लोग, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारे हस्बैंड ने, ये भी बहुत हम लोग को सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से ही हम लोग अपना कार्य कर पाते हैं। और सामाजिक कार्य में समय समय पे जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उस कार्य में ज़रूर सहयोग करती हूँ। और मैंने कह भी रखा है, जैसे हमारे इनोव्हील क्लब से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे बीच बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स है या फ्री कैंप है। इसके अलावा जो होता है कि जैसे अभी मैंने जस्ट किया क्लब की तरफ से ही हमारा जो होता है HPV वैक्सीन के मतलब जो कम जैसे कि अंडर प्रिविलेज जो लड़कियाँ होती हैं, गरीब लड़कियों हैं, उनमें काफ़ी लड़कियों को हम लोगों ने काफ़ी कम रेट पे जो होता है वैक्सीन लगाया। इस तरह से जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जो भी सामाजिक कार्य मेरे लिए संभव होता है, उसको मैं समय समय से करती रहती हूँ। कि महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी हो गया पूरे देश में, चाहे BHU की घटना हो, चाहे अभी कोलकाता की घटना हो, तो आप इसे कैसे देखती हैं, इसे कैसे निपटा जा सकता है? ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको देख करके हम सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग को ये महसूस होता है कि हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन अभी भी हमारे सराउंडिंग जो है, हमारा समाज इतना हम उसमें सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे केसेस को कैसे निपटा जाए ये बताना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा महिलाएं अपने को थोड़ा केयरफुल हो सकती हैं, आसपास के लोगों को समझना, लेकिन जो सिचुएशंस है, चाहे वो BHU में है चाहे कोलकाता में, अगर उसको आप देखें तो देखा जाए कि उसमें कोई भी बंदा इसमें कैसे बच सकता था, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल तो है, और प्लस महिलाएं अपने को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी जो चीज़ें हैं, जहाँ तक संभव है उसको भी सीख सकती हैं, ताकि थोड़ा हद तक, लेकिन ये सब चीज़ें से बचना बहुत मुश्किल होता है। और अपने सामाजिक दायरे में रह करके चारों तरफ देखते हुए थोड़ा विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, उसी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये कानून के साथ साथ एक सामाजिक समस्या नहीं है? ये कि बच्चों को इतने बचपन से अवेयर किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर परिवार में क्या होता है, लड़कियों को तो सिखाया जाता है बाहर मत निकलो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन लड़कों को सही जो होता है ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो महिलाओं जो थे लेडीज़ का, महिलाओं का वो रिस्पेक्ट कर सके, उनके बारे में सोच सके, ये सोच सके कि भाई जैसे हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, जो जैसे हम उनके लिए जो होता है इतना केयरफुल होते हैं, तो हमारे समाज में जो भी महिला हैं उनके जो होता है कि सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए भी हमें उतना ही ध्यान देना है। तो ये बहुत ज़्यादा, आपने जैसे बोला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे तब तक किसी भी चीज़ से हम लोग इस लड़ाई में हमेशा जो होता है हारते रहेंगे। हमें खुद कोशिश करनी है कि हम समाज को बदलें, हम अपनी पूरी सोच को बदलें। सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी सोच को बदलना है। अभी भी कुछ भी होता है तो लोग तुरंत लड़कियों को ब्लेम करने लगते हैं कि लड़की ने ये किया होगा, लड़की ने ऐसे किया होगा, जिसके वजह से उसके साथ ये घटना हुई। अभी भी लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले जो लड़के हैं जो ये कर रहे हैं वो कितना जो है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसमें बहुत बड़ी रीज़न सोच है जिसको हमें बदलना है। मैम, क्या वजह मानती हैं आप कि महिलाओं को अभी भी वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला? जैसे कि इसका जवाब यही मैं बोलूँगी, जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी भी हमारी समाज की सोच नहीं बदली है। सब लोग कहते तो हैं कि महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, एम्पावर हो गई हैं, लेकिन सशक्तिकरण हो गया है, लेकिन अभी भी जो सोच है वो अभी भी वही पुरानी सोच है। अभी भी लेडीज़ को, महिलाओं को हर तरफ से नीचा दिखाया जाता है, उनको आगे बढ़ने पे लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई महिला बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन कुछ लेती है तो उसको भी अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी, इसको डील करना मुश्किल है। हमारे समाज के खुद को बदलना पड़ेगा, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। मैम, महिलाओं को संसद में और विधानसभा में आरक्षण का बिल पिछले साल पास हुआ था, तो महिलाओं को जो राजनीति में आने का जो मौका मिलेगा, तो आपको क्या लगता है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं कि महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोच पाएंगी, उनको उस जगह वो रख पाएंगी कि महिलाओं की क्या परेशानियां हैं और उनको कैसे डील करना है। तो अगर इस तरह के आरक्षण रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि नेतृत्व जो है महिलाओं का रहेगा, चाहे वो शहर हो चाहे वो देश हो, तो इसके वजह से महिलाएं भी
आप महिलाओं जो है सांसद है या विधायक है उनसे ज़्यादा खुल करके अपनी परेशानियाँ वो बता पाएंगी, जिसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपका राजनीति की ओर कोई रुझान है? नहीं राजनीतिक नहीं। खबरों से आप अवेयर रहती हैं? हाँ, वो तो रहते हैं और मुझे लगता है एक अच्छे सिटीज़न के नाते पता भी होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे देश में क्या चल रहा है। मैम, आपका एक लंबा करियर बीता है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां आई होंगी, तो आप ऐसा क्या टिप्स देना चाहेंगे महिलाओं को कि जीवन में जब परेशानी के पल आए तो उनसे निपटने के लिए उन्हें किस तरह से अपने आप को बांधे रखना चाहिए या किस तरह से अपने को मजबूती से खड़े रहना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने भी बहुत फेजेज़ ऑफ लाइफ देखे हैं और उतार चढ़ाव, अच्छा फेज़ भी बहुत देखा है, परेशानियाँ भी बहुत देखी हैं और मुझे लगता है सभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें सभी लोग देखते हैं। और प्लस हम लोग तो ओपीडी में बैठते हैं, हर तरह की महिलाएं हमारे पास आती हैं और जो चीज़ दूसरों से वो डिस्कस नहीं करती वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करती हैं, सारी परेशानियाँ बताती हैं। तो मेरा यही कहना है कि महिलाओं को सबसे बड़ी बात है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मानसिक रूप से अपने को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ जो भी परेशानियाँ आती हैं उसको अपने तरीके मानसिक रूप से अपने को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगी और हिम्मत रखेंगी तो कोई भी परेशानी ज़िंदगी में कभी भी पड़ेगा तो वो अच्छे से उसको डील कर पाएंगे, अच्छे से उसको सुलझा पाएंगे। ये हिम्मत और बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग रहना। आपका फ्यूचर का कोई प्लान है? अभी अपना पुराना हॉस्पिटल हो गया, कुछ नया करने का आपका है? नहीं, मैं तो जैसे कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरा आईवीएफ का काम रहता है, उसी में जो जो नई नई चीज़ें काम होती हैं उसमें जो होता है कि मैं अपने हॉस्पिटल में भी कुछ नई मशीन्स ला करके जो नए चेंजेस हैं वो मैं करना चाहूँगी। यही मेरा प्लान है ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए और इसके जैसे इनफर्टिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम लोग रिजल्ट दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो जाए, यही मेरा मेन एम है। अब तो अभी आपने देखा काशी की नारी शक्ति डॉक्टर दिव्या अग्रवाल के बारे में। अगले एपिसोड में हम किसी और महिला से बात करेंगे। काशी की एक नई नारी शक्ति से आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।